अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम से गॾु हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजी मोज़ज़ महिमान आहे बतूल असदी साहिबा, जेका हिन वक़्तु असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा सिटी आहे ऐं बलोचिस्तान जी तारीख़ में पहिरीं औरत आहे जेका इन उहिदे ते पहुती आहे। उनखां अलावा बतूल साहिबा जेका आहे मुक़ाबले जे इम्तिहान में पूरे बलोचिस्तान मां टॉप कयो ऐं बलोचिस्तान जी हिकु तारीख़ रक़म कई त बलोचिस्तान जी तारीख़ में पहिरीं औरत आहे जेका असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा जेका आहे उहा मुक़ररु थी आहे। बतूल असदी साहिबा इहो साबित कयो आहे त बलोचिस्तान जी नियाणी बि सलाहियतुनि जे हवाले सां कंहिंखां बि घटि न आहे। अॼु असीं पंहिंजे प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं त बतूल असदी साहिबा सां जेका उनजी हिकु शागिर्दियाणी खां वठी असिस्टेंट कमिश्नर जी कुर्सी ताईं पहुचणु कहिड़ियूं कहिड़ियूं इन दौरान उनखे मुश्किलातूं ॾुखियायूं या तकलीफ़ूं आयूं ऐं गॾोगॾु कोयटा शहर जी एडमिनिस्ट्रेशन जे हवाले सां बि तफ़सील सां गुफ्तगू करण जी कोशिशि कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, आप एक तलबा थी और तलबा से अब आप एक अहम चेयर पे बैठी हैं, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? सफ़र मेरा अच्छा रहा। मैं इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने टीचर्स को दूंगी। हम सब की ज़िंदगियों में हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है और मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशकिस्मती रही है कि मुझे हमेशा से बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं। तो जब मैं स्टूडेंट थी, स्टूडेंट लाइफ से भी बहुत अच्छे टीचर्स एज अ रोल मॉडल मिले हैं। उस वक्त से बस टीचर्स की यही बातें हमेशा याद थी कि कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, अपना पार्ट प्ले करना है इस पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा क्रेडिट मैं अपने सारे टीचर्स को देती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ। क्रेडिट उन्हीं को जाता है और उन्हीं ने रास्ता दिखाया है। वालिदैन के हवाले से उनकी सपोर्ट? मेरे वालिदैन की बेशक बिल्कुल सपोर्ट रही है। मेरे फादर ने हमें कभी भी, हम दो बहनें हैं, हमें कभी भी एजुकेशन से नहीं रोका। हमने जो करना चाहा, जो पढ़ना चाहा, he was always ready about it। मेरी वालदा है, मेरे वालिद हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है वुमेन एजुकेशन पे। मेरे वालिद बड़े क्लियर हैं, तो हाँ, उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। मैडम, वैसे तो आपका ताल्लुक़ जो है एक मजहबी घराने से था, तो आजकल जो औरतें हैं वो भी मजहबी आलिम बन रही हैं, ज़ाकिर बन रही हैं, तो आप बजाय मजहबी आलिम बनने के, क्योंकि आपको घर में वो माहौल मिला, लेकिन उसके बजाय आपने ब्यूरोक्रेसी का रुख किया? देखिए, यहाँ पे आजकल जो है मजहब को हमने बड़ा नैरो डेफिनेशन दे दिया है उसकी, कि मजहब का मतलब बस ये है कि वो मदरसे से बाहर ना निकले, वो एक मखसूस तबके के लोगों के लिए काम करे। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में मजहब हम सबको रोशन ख्याली सिखाती है। हमें हर फील्ड में, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर एक मखसूस टैलेंट रखा हुआ है, तो उस टैलेंट को एक्सप्लोर करना और फिर अपने माशरे को सर्व करना, ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। मैं ब्यूरोक्रेसी में इसलिए आई कि मेरे हस्बैंड मोहम्मद साहब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि वो बताते हैं कि टीचर्स जो हैं बेशक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे माशरे में, लेकिन आजकल टीचर जो है हर कोई बन रहा है और बन सकता है। लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, बहुत कम ख़वातीन ऐसे फील्ड में जिसमें आप डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है, आप ग्रास रूट पे आपकी रीच है और लोगों को बहुत जल्दी जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं, बहुत कम ख़वातीन इस तरफ आती हैं। तो ही सपोर्टेड में, ये टोल्ड मी कि ये रास्ता है, इसमें आप इस तरह एग्ज़ाम दें। उन्होंने मुझे गाइड किया और फिर मैं इस तरफ आई एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारे माशरे में, किसी भी माशरे में। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी चीज़ें संभाली हुई हैं। तो मैं हस्बैंड को अपना क्रेडिट देती हूँ इसका कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मतलब जिस तरह कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो आप औरत हैं, आपकी कामयाबी के पीछे आप हस्बैंड को कहेंगी, टीचर्स को कहेंगी या वालिदैन को? कोई, मेरे ख्याल में कोई एक स्पेसिफिक बंदा नहीं होता। अगर आप लिस्ट मुझसे मांगेंगे तो मैं पहले अपने हस्बैंड को इसलिए कहूँगी कि हमारे माशरे में जितना मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, उसमें बहुत कम जो है हस्बैंड्स या ब्रदर्स या फादर्स जो है आगे आके इतना सपोर्टिव होते हैं।
تو میں ان کو کریڈٹ دوں گی، لیکن میرے خیال میں کسی بھی انسان کی زندگی اور کامیابی میں ایک بندے کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ایک سٹیجز میں چلتا ہے. آپ کے بچپن سے اگر آپ کے ٹیچرز نے آپ کو اچھا پڑھایا ہے، سنسیئرٹی سے پڑھایا ہے، دے ہیو آلسو ڈن دیئر پارٹ، ان کا بھی کریڈٹ ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس کا پارٹ ہوتا ہے. تو اوور آل ہم جن لوگوں سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، آپ ان سب کو کریڈٹ دیتے ہیں، کیونکہ ان سب کے ان کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کی فیملی کے پیچھے اور اچھا انسان بنانے کے پیچھے. تو ہاں ان سب کا کریڈٹ ہے، میرے ٹیچرس کا بھی ہے، میرے پیرنٹس کا بھی ہے، اینڈ آف کورس میرے ہسبینڈ. میڈم، ایک بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے تو اس دوران اس کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا اسکول کے زمانے میں یا پرائمری سے ہو یا کسی بھی اسکول میں، تو اس کے آئیڈیل ان کے ٹیچر ہوتے ہیں. تو آپ کے کبھی دل میں ایسی خواہش ہوئی کہ آپ جب بڑی ہوں گی، تعلیم پوری کریں گی تو آپ ٹیچر بنیں گی؟ میں بلکہ ٹیچر تھی، میں لیکچرر تھی، میں 3 سال بیوٹن میں نے پڑھایا ہے. ہاں جب اسٹوڈنٹ تھی میں، تو مجھے ابھی بھی اپنے کچھ ٹیچرز میں جن کا نام لینا چاہوں گی اور ان کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں. 7th 8th کلاس میں ہماری انگلش کی ٹیچر تھی میڈم شکیلا. تو وہ جس طرح پڑھاتی تھی، وہ جتنا انسپائر کرتی تھی، وہ کہتی تھی تھنک آؤٹ آف دا باکس، ڈفرینٹ کرنے چیزیں کرنے کی کوشش کریں. ان کو دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ ہاں مجھے بھی ٹیچر بننا چاہیے اور بچوں کو اس طرح انسپائر کروں. پھر جب میں فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھی، میرے ہسبینڈ میرے اپنے انگلش ٹیچر پڑھاتے تھے، میرے ہسبینڈ نے مجھے بڑا انسپائر کیا. ماسٹرس میں ہمارے سر جمشید ہے، بلوچستان میں بہت نام رکھتے ہیں وہ لینگویج سے ریلیٹڈ، انہوں نے بڑا انسپائر کیا. اور پھر جب میں ایم فل کر رہی تھی، ہماری بہت ہی رسپیکٹیبل ٹیچر ہیں ڈاکٹر منزہ یعقوب، انہوں نے میرا پرسپیکٹیو چینج کیا اور میں ان کو ضرور کریڈٹ دینا چاہتی ہوں. جب ان کے ایم ایس کے بعد میں نے سی ایس کا ایگزام دیا، تو جس طرح انہوں نے مجھے پڑھنے کے ٹریک پہ ڈالا، شی ٹولڈ می کہ پڑھنا کس طرح ہے، آئیڈیاز کو دیتے کس طرح ہیں، تو شی ٹوٹلی ایڈمنسٹریشن کی طرف آئیں، ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ ایجوکیشن میں میرے خیال میں ابھی بھی بہت اچھے ٹیچرس ہیں ہمارے. ایجوکیشن کا جو رزلٹ ہے وہ بہت لیٹ آتا ہے. جب آپ بچوں کا مائنڈ بنا لیتے ہو، اس کا رزلٹ آؤٹ پٹ آپ کو ڈیکیڈس کے بعد ملتا ہے. ویئر ایز بیوروکریسی میں آپ کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک، اگر آپ کے پاس ویژن ہے تو آپ کو ڈیکیڈس کے بعد رزلٹ ملتا ہے. دوسرا، آپ ڈے ٹو ڈے لوگ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، لوگوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، آپ اسی وقت اس کو سالو کر کے دے سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر ہماری بیوروکریسی میں ابھی ہیں بھی، لیکن اگر بہت زیادہ اچھے لوگ آئیں، آنیسٹ لوگ آئیں، ایفیشینٹ لوگ آئیں، تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی جو بہتر ہو رہی ہیں. بہت اچھے لوگ آئے ہیں، ہمارے سینئرز ہیں جو ہمارے لیے ایگزامپل ہیں. تو بیوروکریسی میں بہت ٹائملی جو ہے آپ لوگوں کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. اس وجہ سے بیوروکریسی کو میں نے چوز کیا اوور بینگ اے ٹیچر. محترمہ میں وقفے پہ جاؤں گا. ناظرین تے وقت تھی ہوئے وقفے جو اساں سا کر رہا جو. پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بھی بھلی کار. میڈم، آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھی رہی ہیں، ابھی آپ اسسٹنٹ کمشنر کی چیئر پر بیٹھی ہیں، تو ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو مشکلات تو ظاہر آتی ہوں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مرد جو ہے وہ ڈومینیٹ ہے. تو اس حوالے سے آپ کو کوئی مشکلات آتی ہیں؟ میری پہلی پوسٹنگ تھی یہاں پہ کوئٹہ میں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کمشنر. مشکلات مجھے اس لیے نہیں آئی کہ آئی ایم ویری لکی کہ میرے سینئرز اور میرے باس ہمیشہ بہت اچھے ہیں. کمشنر صاحب بھی جو میں کمشنر آفس میں تھی، ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول میرا پرسپیکٹو بنانے میں، مجھے کام سکھانے میں اور سمجھانے میں کہ بلوچستان کے بھی میں نے اپنی لیڈرشپ بلوچستان پنجاب میں کی ہے. تو پنجاب کی جب ادھر آئی تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ڈائنامکس بلوچستان کی ڈفرینٹ ہے، یہاں پر ایڈمنسٹریشن ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی، کمشنر صاحب نے، قمر کشتی صاحب نے. اینڈ آئی ریئلی او ہم دس کہ انہوں نے میری اتنی زیادہ ہیلپ کی، مجھے سمجھایا. اور پھر جب میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تو مائی باس از ڈی سی، سو ہی از ایکولی سپورٹر. کبھی مجھے ایسا نہیں فیل ہوا کہ میں کوئی جو ہے ایسا
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और मुझे मेल काम नहीं करने देते, नहीं, मैं इस चीज़ पे बहुत लकी रही हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ बलूचिस्तान के लोग बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे रिवायात हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। हम अपने बड़ों की, अपने ख़वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं। ये रिवायात मुझे बहुत, ये मेरे लिए एज है ज़रूर। जब मैं फील्ड में होती हूँ, जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो माशरे में जितने मर्द हैं जो आते हैं वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे रिवायात में औरत का लिहाज है। तो इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और मेरे काम में बड़ी स्मूथ मेरे काम हुए। आप जब असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा मुकर्रर हुई तो कोयटा शहर को संवारने के हवाले से आपकी क्या मतलब ऐसे तरजीहात थी कि मैं जब इस चेयर पे बैठूंगी तो मैं कोयटा शहर को इस तरह करूंगी, या आपका ख्वाब क्या है कि कोयटा को कैसे बना? जितने मसाइल होते हैं लोगों के, जितने इख्तियारात असिस्टेंट कमिश्नर को हैं, उसका तो डेफिनेटली सोचा था कि जो रोज़मर्रा के डे टू डे काम है वो करेंगे। फिर मुझसे पहले वाले जो असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं तारिक मुगल साहब, He's done a tremendous job, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उनकी जगह लेना तो बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए और है भी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोयटा के लिए। उनके फुट स्टेप्स पे उनकी भी गाइडेंस रहती है, सबकी गाइडेंस रहती है कि रोज़मर्रा मसाले जितने भी लोगों वो हल हो जितना असिस्टेंट कमिश्नर कर सकता है। बाकी कोर्ट ऑर्डर्स हैं, लॉ पड़े हुए हैं, जो कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं वो हम इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं पूरी के लोगों के लिए। माजी में कोयटा को कभी लिटिल लंदन तो कभी लिटिल पेरिस कहा गया। अब कोयटा गंदगी का एक ढेर नज़र आता है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, सफाई का कोई मौसर इंतज़ाम नहीं है। इस हवाले से आपकी क्या है फीलिंग्स कि कोयटा को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए? कोयटा को हम सब मिलकर ही साफ कर सकते हैं। हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अभी काम भी, मैं आपको बता रही थोड़ी देर पहले कि ये एक पूरा महीना सफाई का शुरू हो रहा है। कोई एक इदारा मेरे ख्याल में कोयटा को नहीं साफ कर सकता। यहाँ पे बंदों के अंदर जो लोग रहते हैं कोयटा में, कोयटा के रिहायशी, जब तक उन लोगों में सिविक सेंस नहीं आएगा, जब तक उनको ये बात समझ नहीं आएगी, एक दुकानदार को ये बात नहीं समझ आएगी कि मैं दुकानदार अपनी दुकान को साफ करके झाड़ू मार के जो गंद नाले में फेंक रहा हूँ ये मेरा अपने घर का हिस्सा है, ये मेरे दुकान का हिस्सा है, ये सड़क हम सबकी है। जब तक ये ओनरशिप हमें नहीं आती, जब तक ये सिविक सेंस हम सब में नहीं बनेगा, हम इदारे जितना जान मार लें कोयटा नहीं साफ होगा। तो हमारे लोगों को सिविक सेंस अपना बनाना चाहिए। ये सिर्फ आपकी सफाई आपके घर की नहीं होती, ये पूरा शहर, ये पूरा मुल्क हमारा है। हमें जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं, चाहे अपने गली को, अपने शहर को वैसे साफ रखें और ओन करें इसको। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, इदारे बेशक साफ सफाई करते रहेंगे, मेरे ख्याल उसको पीने के पानी का बहुत बड़ा इशू है कोयटा शहर में। पीने के पानी तकरीबन कोई 60% ऐसे आबादी है जिनको साफ़ पानी जो है उनको मुयस्सर नहीं। तो इस हवाले से क्या कर रहे हैं आपके पीने का साफ़ पानी जो है वो लोगों को मिल सके? पीने के साफ पानी के लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है, अपनी कार्य एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, आपके पास डिफरेंट NGOs भी यहाँ पे काम कर रही हैं और वो पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। हम ट्यूबवेल्स ऐसे हैं कि एक तो बलूचिस्तान में पानी की भी कमी हो रही है, तो जितने भी ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जिनके पास NOC नहीं है, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, होपफुली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोयटा शहर बना था 50,000 की आबादी के लिए और अब कोयटा शहर की आबादी जो है वो लाखों में, तकरीबन कोई 30 लाख से भी 35 लाख तक जा रही है। तो जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं वो भी बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ज़ायद ऐसे रिक्शा हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, हमारे ट्रैफिक वाले भी कर रहे हैं। अभी हमने एक RTO ने लिस्ट यहाँ पे दे दी है, लास्ट जो फेयर लिस्ट है रिक्शे के किरायों के लिए, तो उसको हम आजकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन भी चेक कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है, इंशाल्लाह इसके रिजल्ट आएंगे। किराए आप तो मुकर्रर करते हैं लेकिन उन पे अमल नहीं होता। अमल दरामद हम खुद करवाएंगे। अभी हमारे
یہ پچھلے ہفتے سے ہمارے مجسٹریٹ صاحبان سڑکوں پہ کھڑے ہیں, چوک پہ کھڑے ہیں, آپ دیکھیں وہ چیکنگ کر رہے ہیں, وہاں ٹریفک پولیس ساتھ میں ہوتی ہے, آر ٹی کے ریپرزنٹیٹیو ساتھ میں ہوتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو فل امپلیمنٹ کریں. جو لمبے لمبے روٹس پہ گاڑیاں چلتی ہیں ان کے کرائے میں کوئی فرق نہیں آیا, حالانکہ پیٹرول جو ہے وہ کافی نیچے آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کرائے میں کوئی کمی نہیں کی, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آئی. اس میں امپلیمنٹیشن ان سب پہ آئیں گی. ابھی آج کل ہم رکشوں پہ اسٹارٹ ہیں, ہماری کارروائی ہم اس پہ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ بھی آئیں گے. آر ٹی بھی کام کر رہا ہے, ٹریفک پولیس بھی کام کر رہی ہے. تو رزلٹ اتنے جلدی نہیں آتے ہیں, آپ کو آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی اویئرنیس میں تک پبلک کو پتہ چلے کہ اچھا یہ فیئر لسٹ ہے, یہ ہے کرایوں کا لسٹ, اس سے زیادہ ہمیں نہیں دینا. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. کوئٹہ شہر میں کوئٹہ شہر جو ہے وہ زلزلوں کی زد میں ہمیشہ رہتا ہے. 1935 کا زلزلہ آیا, پورا کوئٹہ تباہ ہو گیا, اور ایسے خطرات ہمیشہ کوئٹہ میں رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ بلڈنگ کوڈ جو ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, لوگ بلڈنگ جو ہے وہ کوڈ کی خلاف ورزی کر کے بنا رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن نے کافی, ہم سے پہلے والے جو اے سی تھے انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے, خود بہت کام کیا ہے. ویسے تو اپنے انجینئرس ہیں کارپوریشن کے, وہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کے بھی مجسٹریٹس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ہماری طرف سے ایڈمنسٹریشن سے بھی جب بھی کوئی ہمیں کمپلینٹ آتی ہے یا ہم خود دیکھتے ہیں تو ہم اس کے خلاف ضرور کارروائی کرتے ہیں. اب تک کتنے ایسے بلڈرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ مجھے ایگزیکٹ فگرز تو یاد نہیں ہے, کیونکہ اب مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے جوائن کیے ہوئے, لیکن ہمارے جو پہلے والے اس کے ساتھ تھے انہوں نے بہت کارروائی کی ہے, انہوں نے کافی اس پہ کام. میڈم, عام طور پہ یہ شکایتیں آتی ہیں کہ جو ریٹ لسٹ مقرر کردہ ہوتی ہے ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. بازاروں میں, دکانوں میں, بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہے تو وہاں پہ ریٹ لسٹ پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. ہم تو کر رہے ہیں, ہم نے ٹیم بنائی ہے, ہم میٹ پہ جاتے ہیں, میٹ کی ریٹ لسٹ چیک کرتے ہیں, دودھ کی کرتے ہیں, جتنے بھی نان والی روٹی والے ہیں, جتنا بھی فروٹ والے ہیں کرتے ہیں. ہمارا ہر دن کی ایکسرسائز ہوتی ہے, ایریاز ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں. میٹ کا بھی ہم نے کافی انشور کرایا ہے, کافی ہمیں اس پہ سکسیس ہوئی ہے کہ ہم نے میٹ کا جو ہے وہ انشور کرایا, جتنا ریٹ ہے یا وہ جتنا گندگی باہر پھیلتے تھے اس کو کافی ہمارے مجسٹریٹس نے کنٹرول کیا ہے. یہ ہماری اچیومنٹ ہے. ناظرین, اتنے وقت تھی ویو ہے وقفے جو محترمہ بطول اسدی صاحبہ اساں گڈ ہے, پروگرام جاری ہے, وقت اساں گڈ رہجو. پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بھی ہے بھلی کار. بطول صاحبہ, عام طور پہ بلوچستان کا کچھ ایسا ماحول رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں, جو لڑکیاں جو ہیں وہ بیوروکریسی کی طرف یا پولیٹکس کی طرف بہت کم آتی ہیں. ابھی بھی جو ریسنٹلی جو الیکشن ہوا تھا تو اس میں بھی ایک سیٹ پہ کوئی مطلب عورت نے کمپیٹ کیا, مقابلہ کیا, باقی اوورآل مقابلے کا اور لڑکیوں میں جو جوش ہے وہ نظر نہیں آتا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کہ لڑکیوں کو کس طرح بیوروکریسی یا پولیٹکس میں کس طرح ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے؟ ابھی کچھ لاسٹ 2 اور 3 ایئرس میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ خواتین بھی ایگزامس کی تیاری کر رہی ہیں, وہ آ رہی ہیں اور وہ کوشش کر رہی ہیں, وچ از ویری گڈ. تھوڑا سا بلوچستان کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارا ایجوکیشن از ناٹ آور پرائیورٹی ایز سچ. ہم لوگ ایجوکیشن کو وہ پرائیورٹی نہیں دیتے, انویسٹمنٹ نہیں کرتے اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں. یہ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں چینج تھوڑا بہت آ رہا ہے, کیونکہ میرے ارد گرد جتنے بھی فیمیلس ہیں جانے والی وہ سارے کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاریاں کر رہی ہیں, اور انہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں اور پڑھ رہی ہیں, اور ان کو آنا بھی چاہیے کیونکہ لڑکیاں بہت کمپٹنٹ ہیں, ایکولی کمپٹنٹ ہیں جتنا لڑکے ہیں. تو وہ لڑکیوں کو آنا چاہیے اور اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے, اور وہ آ رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں.
मैडम, आपको ये नहीं लगता कि लड़कियों का कम आने का एक रुझान ये भी है कि लड़कियों को जिनसी तौर पे भी हिरासा किया जाता है, इस वजह से भी, डर और खौफ की वजह से भी लड़कियों का आगे निकलना थोड़ा दुश्वारी के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि ये बात है। मेरे ख्याल में कि ये सिर्फ इस वजह से है कि अभी तक रुझान लड़कियों का इस तरफ आया नहीं कि ये भी एक रास्ता है, वरना हमारी लड़कियां तो बड़े, हर आप फील्ड में देखें, डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, हिंदुस्तान की अपनी लड़कियां हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत आगे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में भी मैं आई एम वेरी होपफुल कि बहुत अच्छी लड़कियां आएंगी, कॉम्पिटेंट लड़कियां आएंगी। और अभी वो दौर गया कि लड़कियों को लगता है कि हरासमेंट हो रही है, अपनी राइट्स को, लड़कियों को अपनी राइट्स का पता है, अवेयर है वो, उनको पता है कि हाउ टू डील विद मैन, हाउ टू कैरी देमसेल्व्स इन द सोसाइटी। तो लड़कियां काफ़ी माशाल्लाह से मैच्योर हो चुकी हैं, वो कर सकते हैं। स्कूलों से के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से अपने इंतज़ामात करते हैं, क्योंकि उनकी जो फ़ीस हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ीस होती हैं। एक तो ये है कि फ़ीस के हवाले से आप कोई रोल प्ले कर सकती हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे कि प्राइवेट स्कूलों की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी मिडिल क्लास का जो तबका है वो तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और दूसरी बात सिक्योरिटी के हवाले से कि सरकारी जो स्कूल है उनकी सिक्योरिटी जो है वो इतनी मौसर नज़र नहीं आती। सिक्योरिटी पे काफ़ी अच्छा प्लान बना है और इस पर काम भी हो रहा है। हमारे अपने हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं पुलिस के साथ और डिपार्टमेंट्स बैठते हैं, इस पर बात करते हैं, हम लोग जाते हैं, चेक करते हैं स्कूल्स की सिक्योरिटी को, और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लोग भी बाकी आप जहाँ तक स्कूल की फीस की बात कर रहे हैं तो वो एक पॉलिटिकल स्टांस है, वो जो है हमारे अपने जो हुकूमत है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उस पर कोई स्टांस दें तो वी आर ऑलवेज रेडी टू इम्प्लीमेंट दैट। क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी प्राइवेट, नए नए स्कूल रोज़ाना खुल रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया आप क्या देखती हैं कि उनको एनओसी जो है वो मिल जाती है? ये जो है इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन डिपार्टमेंट वही इसको डील करते हैं, उनको बेहतर पता होगा कि क्या क्राइटेरिया है, लेकिन इस पे जो है वो काम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद भी देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और वो करते हैं। हम तो सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स हैं गवर्नमेंट की, हम ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करते हैं सारा। तो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है सारे और पॉलिसी लेवल पे होती है बातें, तो ये वो ज़्यादा पर्टिनेंट हो गया आपको इस सवाल का जवाब देने। अच्छा, शहर में जो इंक्रोचमेंट होती है दिन ब दिन, जो है कब्ज़ा माफिया अपने शुरुआत रेडों से करते हैं, फिर दुकान बन जाते हैं, तो इस हवाले से आपने क्या कार्रवाइयाँ की हैं इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाने के हवाले से? डीसी साहब ने इस पर काफ़ी हमें काम के लिए कहा है और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। इस पर हमने काफ़ी काम किया है, हमने एरियाज डिवाइड किए, हमारे मैजिस्ट्रेट्स हर दिन निकलते हैं और हम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के साथ मिल के एक जॉइंट एफर्ट करते हैं। हमारी टीम एडमिनिस्ट्रेशन खुद बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, सवाल से जहाँ जहाँ से हमें शिकायत मिलती हैं हम उसे भी पहुँच के वो इंक्रोचमेंट हटाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो बार बार करनी पड़ती है, लोग तो बाहर आ जाते हैं, फिर आपको करनी पड़ती है, तो उस पर चेक बार बार करना ज़रूरी है, जो कि हम कर रहे हैं। बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी? मैं बच्चियों को ये मैसेज दूंगी कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक टैलेंट रखा है। ट्राई टू फाइट विद योर फियर। हम में से हर एक इंसान के अंदर एक खौफ होता है और वो है नाकामी का खौफ, ना करने का खौफ, ना कर सके। बलूचिस्तान का हमारे ऊपर बहुत हक है, हमें अपना पार्ट प्ले करके वो किसी न किसी तरह से वो हक थोड़ा बहुत अदा करना चाहिए। हम सबको मिलके हम सब आगे आएंगे, अपने मुल्क के लिए काम करेंगे तो इंशाअल्लाह चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। बतूल असदी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, इन्हें ते प्रोग्राम कोयटा टाइम जो वक्त पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।